हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके लिए केस स्टडी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एचबीएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन लेके आए हैं और 3 क्वेश्चन हम करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पेपर में केस स्टडी की वैल्यू अपनी अलग है क्योंकि 12 नंबर केस स्टडी से अलग ही आते हैं। ठीक है, और बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, बट इग्नोर नहीं करना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है ना, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं की तरह से ही क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़ा सा अलग वे में पूछा जाता है, तरीका अलग होता है पूछने का, क्वेश्चंस वही होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को केस स्टडी नंबर 1 के साथ। ठीक है, केस स्टडी में ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चंस को पहले सही से पढ़ना होगा। पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए, देन फिर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको समझिए कि पूछे क्या जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ अ रिवर एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन अंडरशॉट वाटर व्हील इज EX इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x। देखो इस क्वेश्चन को ना मैं जो रियल में इसका फिगर है, डायग्राम है, उससे समझा देता हूँ आपको। रियल में इसका जो डायग्राम है वो है कुछ इस तरीके से, डायग्राम है। ये डायग्राम है आपका, है ना। एक व्हील है जो अंडर वाटर व्हील होते हैं ना, उस तरीके से ये घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पानी जा रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट डायग्राम देखने से कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो रिवर की एनर्जी है दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ अंडरशॉट वाटर व्हील इज दिस। ये आपको उसकी एनर्जी की क्या दे दी, इक्वेशन दे दी। ठीक है, और वेयर एक्स इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील, जो वाटर का व्हील है उसकी जो स्पीड है वो x है हमारी। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर जो x है वो क्या है, स्पीड ऑफ वाटर व्हील रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ द रिवर। और किसके रिलेटिव है, स्पीड ऑफ रिवर के, यानी कि x जो है रिलेटिव कर रही है स्पीड ऑफ रिवर के, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रिवर की स्पीड है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EX इन द इंटरवल 0 से लेकर 1। तो देखो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि आपको पता होगा कि ये 6 चैप्टर से रिलेटेड कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करते थे, मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट होता है एफ डैश एक्स निकालना और फिर उसको इक्वल टू 0 रखना। इससे क्या निकल के आता था, इससे निकल के आता है वैल्यू ऑफ एक्स। फिर वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के बाद ना दूसरा कंसेप्ट होता है डबल डैश निकालना, और डबल डैश के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना, और पुट करने के बाद ये चेक करना कि वो 0 से ग्रेटर देन है या 0 से लेस देन है। समझ आ रहा है, 0 से ग्रेटर देन है या 0 से लेस देन है, यानी कि जो एफ डैश एक्स है, एफ डबल डैश एक्स वो ग्रेटर देन 0 है या एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, ये आपको पता करना होता था। ठीक है, अगर वो ग्रेटर आता था मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको मिनिमम वैल्यू कहते थे या मिनिमा कहते थे, मिनिमम वैल्यू नहीं सॉरी मिनिमा कहते थे। और मिनिमम वैल्यू क्या होता था, जैसे कि मान चलो x की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 2 और 3, 2 पे वो पॉजिटिव आ रहा है तो 2 को क्या करते थे, फंक्शन में फिर पुट करते थे, जो आपको fx दे रखा था होता ना उसमें पुट करते हैं, देन उसकी जो वैल्यू निकल के आती है उसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पर जो निकल के आता था जो लेस देन होता था वो होता था मैक्सिमा, और मैक्सिमा से निकल के आता है मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लो, बाकी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा ताकि स्टेप पता चल जाए, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखो सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, ये जो हमने स्टेप लिखवाई है इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारे पास EX क्या है, ये रहा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 2x। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, डेरिवेटिव, सॉरी ये EX था ओनली। ठीक है, अब E डैश x निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 8x 8x 8x
8x और प्लस का 2। डेरिवेटिव करना सबको आता होगा कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर हो गया 6x² और यहाँ हो गया 8x प्लस का 2। अब क्या करना होता था कि इसको 0 के बराबर रखना है, तो इसको 0 के बराबर रखा। इसमें से कॉमन क्या क्या आ सकता है, 2, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 1। ये 2 इधर आ जाएगा, तो 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू में 3x² माइनस का 4x प्लस 1, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करना है कि इस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड को इस्तेमाल करने के लिए हम जानते हैं कि करना क्या होता है कि x² का जो कोएफिशिएंट होता है ना, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है पहले किससे, इस c से। तो मल्टीप्लाई करके तो 3 आ रहा है, और ये वाला साइन देखना होता है, ये प्लस का है या माइनस का है। तो प्लस का है तो प्लस करके 4 और मल्टीप्लाई कर 3 आना चाहिए। तो बताइए कौन सी संख्या ऐसी हो सकती हैं जो प्लस करके क्या आ जाए आपके पास, प्लस करके आ जाए 4 और मल्टीप्लाई करके आ जाए 3। तो 3 + 1, ठीक है। 3 + 1 क्या हो जाएगा आपके लिए, प्लस कर 4 आ गया और मल्टीप्लाई कर 3 आ गया। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस से मल्टीप्लाई होगा और x से भी होगा, तो 3x और ये माइनस है तो माइनस का x प्लस 1। दोनों में कॉमन क्या है, 3x। क्या बचेगा, x माइनस 1। दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 1, तो x माइनस 1। तो दोनों में जो कॉमन है उसे बाहर ले लेंगे, x माइनस 1, और बचेगा क्या, 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इससे क्या निकल जाएगी, आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे और एक बार 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 उधर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 2 वैल्यू आ गई x की वैल्यू, एक 1 आ गई और एक 1/3 आ गई। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर x की आ गई। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ पे आपको क्या चेक करना है कि मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। वैसे तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों नहीं पूछा, उसने जस्ट ये पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो आपको बस ये चेक करना है कि मैक्सिमम कहाँ है, और मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा हमें, मैक्सिमम के लिए आपको ये चेक करना होगा कि किस वैल्यू को पुट करने पर वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही हो, 0 से कम आ रही हो। ठीक है ना, और किस में चेक करना होता है, f'(x) में। तो डबल डैश निकालना पड़ेगा। पहले सिंगल डैश क्या था हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सिंगल डैश क्या था हमारे पास, ये 3x² माइनस 4x प्लस 1। अब इसका क्या करना है आपको, डबल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस का 4। ठीक है, ये आपके आ गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों जो वैल्यू आई है x की, उन्हें इसमें पुट करना है आपको। ठीक है, तो पुट करते हैं सबसे पहले 1 को, तो 6 और ये हो गया आपके पास 2। ठीक है, फिर डबल डैश में 1/3 को पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गया ना, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये तो हो गया आपका मिनिमा। बट हमने मिनिमा पूछा ही नहीं है, अगर पूछा होता तो आप मिनिमा इस तरीके से बता देते। ठीक है ना, मैक्सिमा पूछा है, तो मैक्सिमा के लिए हमें x की वैल्यू 1/3 पुट करके देखना है कि इस पे आती है या नहीं आती वैल्यू, यहाँ पर पुट करना है। ठीक है ना, तो हो जाएगा 1/3 माइनस का 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा 2 - 4 यानी कि माइनस का 2, और वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा किस पर है, मैक्सिमा है x की वैल्यू 1/3 पर, x की वैल्यू 1/3 पर वो मैक्सिमा आ रहा है। अब उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है कि जो फंक्शन था आपका f(x), उसमें इस x की वैल्यू को पुट करना है जिस पर वो मैक्सिमा आ रहा है। तो f(x) क्या था आपके पास, f(x) था 2x³ माइनस 4x² प्लस का 2x, 2x³ माइनस का 4x² प्लस का 2x, ये आपका फंक्शन था। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, कौन सी वाली वैल्यू को, 1/3 को। क्यों, क्योंकि उस पर ही मैक्सिमा आया था, जिस पर मैक्सिमा आया होगा उसी पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
4 1/3 की पावर 2 प्लस का 2 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/9 हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं होगा, 27 होगा। टू इंटू 1/27 माइनस 4 इंटू 1/9 प्लस 2/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 27 ही आएगा। 27 से 27 एक बार में तो 2 माइनस 9 से ये 3 बार में तो ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 प्लस 3 से ये 9 बार में तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18। ठीक है, 18। अब देखो 2 में से 12 गए तो कितना बचेंगे आपके पास? माइनस का 10, माइनस के 10 में से प्लस का 18 करेंगे तो 8। ये आ जाएगा आपका 8/27 आंसर। तो ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू 8/27। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप देख लेना, मैं आपके लिए ये इस तरीके से कर देता हूँ। इसको पॉज करके देख लो, फिर इसको देख लो आप पॉज करके। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला कंसेप्ट हो गया, जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा रहा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील? what is the speed of water wheel for maximum value of ex? तो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर व्हील क्या थी। अब देखो स्पीड ऑफ वाटर व्हील क्या थी? x इज द स्पीड ऑफ वाटर व्हील, x को ही हम स्पीड ऑफ वाटर व्हील कह रहे थे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी स्पीड क्या आई है आपकी जब मैक्सिमम वैल्यू थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, उसकी स्पीड क्या आई थी? 1/3। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। अब आप बोलोगे सर इतना छोटा आंसर। बिल्कुल, पहले ही कंसेप्ट में उसने सारा कुछ करवा लिया हमसे, है ना, फिर दूसरे में तो आंसर सिंपल आएगा ही आएगा। थर्ड, डज योर आंसर एग्री विद मील राइट्स रूल दैट द स्पीड ऑफ व्हील शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ रिवर? क्या स्पीड ऑफ जो व्हील है वो 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ रिवर आई है? बिल्कुल आई है। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है? बस यस। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आ गया आपका यस। क्वेश्चन खुद ही पूछ रहा है कि क्या उसकी जो स्पीड है वो 1/3 ऑफ रिवर आई है? बिल्कुल आई है। ठीक है ना, 1/3 ही तो आया है उसका आंसर, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारी। ठीक है ना, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। बट मतलब सारा जो कंसेप्ट है उसने पहले क्वेश्चन में ही आपसे करवा दिया, उसके बाद तो आपके 4 नंबर पक्के। अब ये मत सोचना कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना लेंथी है, और ये भी 1 नंबर का 2 नंबर का होता है बीच वाला, तो 2 नंबर का बस 1/3 लिखना है। तो बेटा उसने सारी कसर किस में निकलवा ली? पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ना आए तो कमेंट कर देना आप। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। केस स्टडी नंबर 2। डिफरेंशियल इक्वेशन की है केस स्टडी ये। क्वेश्चन कह रहा है अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इसी फॉर्म में नजर आती है। ठीक है, dy/dx प्लस py प्लस इक्वल टू q की फॉर्म में आती है। वेयर p एंड q आर द फंक्शंस देन सच इक्वेशन इज नॉन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वही बात कह रहा है, बोला इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ प्लस सी। इस फॉर्म में इसका क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। पहले इसे देखना होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार की होनी चाहिए, और फिर उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस प्रकार से निकाला जाता है। वेयर आई एफ इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको निकालने के लिए e की पावर p dx की जाती है। तो देखो केस स्टडी में ही सब कुछ बता दिया इसने। ठीक है ना, हालांकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बट फिर भी उसने बता दिया। आगे कह रहा है नाउ सपोज द गिवन इक्वेशन इज दिस।
हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये। अब करना क्या है, जैसे ही ये इक्वेशन आ रही है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू की फॉर्म में डायरेक्टली, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो देखो p और q की वैल्यू पूछ रहा है, तो p और q की वैल्यू कब आएगी, जब आप इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके पास x dy प्लस y dx, x dy प्लस y dx इक्वल टू x क्यूब dx। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आपको जनरेट कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो ध्यान क्या रखना है कि dy/dx होना चाहिए, dy कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके नीचे dx होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इसे डिवाइड कर दोगे dx से बोथ साइड, तो इसको डिवाइड करोगे तो dy/dx प्लस y dx/dx इक्वल टू एक्स क्यूब dx से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dy/dx प्लस y और इक्वल टू में एक्स क्यूब, ठीक है। बट हमें चाहिए क्या, देखो dy/dx के साथ ना कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए बस, और यहाँ पर क्या है x, तो फिर से क्या करेंगे, x से भी डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर x से डिवाइड करोगे तो ये भी x से डिवाइड हो जाएगा, ये भी x से और ये भी x से डिवाइड हो जाए। बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूँ मैं, वैसे कॉमन लेके भी कर सकते हैं, बट डिवाइड कर दो आप, बेटर रहेगा आपके लिए। dy/dx प्लस y/x और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर चाहिए क्या, y अलग चाहिए हमें और p अलग चाहिए, तो y ये है और p क्या हो जाएगा हमारे लिए 1/x। तो dy/dx प्लस 1/x y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें p क्या है, p हो जाएगा 1/x और q क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें p और q निकालना था, ये हमने फाइंड कर दिया, ये हमारा p और q आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ if की वैल्यू बताओ। तो if की वैल्यू बता देते हैं हम। चलो if कैसे निकलता है, if को निकालने के लिए सेकंड क्वेश्चन है, if को निकालने का फॉर्मूला है e की पावर p dx। अब e क्या है आपके पास, e तो e रहेगा, p क्या है, p आया है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि e की पावर log x होता है, e की पावर log x होता है, e की पावर log x होता है, तो इसका आंसर आता है ओनली x, क्योंकि e और log आपस में हट जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्क्वायर और रूट आपस में हट जाते हैं, ऐसे ही e और log आपस में हट जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए x। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका, वो आ गया आपका x, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, ठीक है। अब y क्या है, y को y रहने देना है, ठीक है ना, y को कुछ चेंज नहीं करना, और आई एफ क्या है हमारे पास x, इंटीग्रेशन q क्या है हमारे पास, q है एक्स स्क्वायर, और आई एफ क्या है x dx, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ इसका, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन इधर ही लगा हुआ है, इधर इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा, कहीं ये मत सोचना कि इसको भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा y इंटू एक्स इक्वल टू में इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx, और इसे कैंसिल भी मत करना कि कहीं कैंसिल कर दो कि x इधर है x इधर है, कैंसिल कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन के साथ x है, ठीक है ना, ध्यान रखना y इंटू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस का c, ये हो गया इंटीग्रेशन आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि
x की वैल्यू को निकालने के लिए x को नीचे ले जाओ, सॉरी y की वैल्यू निकलती है यहाँ पर, तो x नीचे जाएगा तो एक्स क्यूब अपॉन में 4 प्लस का c अपॉन में x इस तरीके से हो जाएगा। हालांकि आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया आपका ये, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, इसे नोट कर लेना आप। पहले इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। केस स्टडी नंबर 3, प्रोबेबिलिटी की है केस स्टडी ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी है। क्वेश्चन कह रहा है रत्ना हैज़ 2 बॉक्सेस, फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड एंड 6 ब्लैक। तो बॉक्स 1 में 3 रेड और 6 ब्लैक बॉल हैं। बॉक्स सेकंड कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, इसमें 5 हैं दोनों, ठीक है। हर फ्रेंड शिवानी सेलेक्ट्स वन ऑफ द 2 बॉक्सेस रैंडमली एंड ड्रॉन आउट ऑफ इट। उसमें से एक बॉल निकाली गई है, दोनों बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट कर बॉल निकाली गई है। एंड द बॉल ड्रॉन बाय शिवानी इज़ फाउंड टू बी रेड, और बॉल कैसी है आपके पास, रेड कलर की बॉल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट E1, E2 एंड A डिनोट द फॉलोइंग इवेंट। E1 क्या होता है, E1 को मान लिया उसने बॉक्स 1। हालांकि अगर ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, कैसा थ्योरम है, बेस थ्योरम का है, ठीक है। और बेस थ्योरम का अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही तो करते हैं कि E1, E2 और A मानते हैं। तो E1 क्या है, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, ठीक है, और E2 क्या है, बॉक्स सेकंड इज सिलेक्टेड। E1 को क्या मान लिया हमने, बॉक्स 1, और E2 को क्या मान लिया, बॉक्स 2, और A क्या मान लिया, रेड बॉल ड्रॉन, ठीक है ना। A क्या मान लिया, रेड बॉल ड्रॉन। मतलब जो भी आपको बॉक्सेस दे रखे हैं उसको E1, E2, और जो भी टास्क दे रखा है उसको A मान लिया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये, तो यही बता देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, या चलो अलग तरीके से ही बता देते हैं, अलग पेज पे। पहला कंसेप्ट पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, बॉक्सेस, आपके पास बॉक्सेस कितने हैं, 2, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। इसमें से आपको एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 50-50% चांसेस हो सकते हैं। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बराबर बराबर, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1। तो A अपॉन E1 और A अपॉन E2। A अपॉन E1 का मतलब पता क्या है, A अपॉन E1 का मतलब है कि A क्या है, देखो रेड बॉल, और E1 क्या है, फर्स्ट बॉक्स। तो ये पूछना चाह रहा है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले बॉक्स में कितनी है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में रेड बॉल कितनी थी, 3, और टोटल कितनी थी, 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, A अपॉन E1 वो हो जाएगी 3 अपॉन में 9। हालांकि फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल। और फेवरेबल कितना है, रेड कितनी है, 3, ठीक है, टोटल कितनी है, 9। और पूछा क्या गया है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी किस में से, E1 में से। बात समझ आ रही है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। रेड ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और किस में से बतानी है, वो जो नीचे लिखा हुआ है। तो ऊपर है रेड बॉल, नीचे क्या है, फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉक्स में कितनी है, 3/9, कितनी है, 3/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 क्या हो जाएगा, 3/9, यानी कि 1/3। बात समझ आ रही है, इस तरीके से ये पहला निकल गया। दूसरा
A अपॉन E2 का मतलब क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉक्स में रेड बॉल कितनी है 5, और टोटल कितनी है 5 और 5 10, तो कितनी होगी 1/2 हो जाएगी, यानी कि 5/2 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी 5/10 हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2 हो जाएगा आपके पास 5/10, क्योंकि रेड बॉल कितनी है 5 और टोटल कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 1/2। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। A अपॉन में E1 का मतलब है ए जो टास्क है, यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी किस में से निकालनी है, फर्स्ट बॉक्स में से, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी किस में से निकालनी है, सेकंड बॉक्स में से। बात समझ रही। देन अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, जो नॉर्मली क्वेश्चन बेस थ्योरम का होता है, पूछ रहा है E2 की प्रोबेबिलिटी बताओ ए पे से। तो E2 की प्रोबेबिलिटी ए में से बताने के लिए अब देखो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में ए निकालना है। पहले तो आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखें। अगर कभी भी E2 अपॉन में ए निकालना जाता है तो E2 वाली चीज़ों को ऊपर रखा जाता है और नीचे रखा जाता है टोटल। अब करना क्या होता है, पहले ना हमें 4 चीज़ें निकालनी होती, जो ये 4 चीज़ें हम निकाल चुके हैं पहले से ही। तो फॉर्मूला क्या होता है E2 अपॉन ए का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को ऊपर रखेंगे, E2 से रिलेटेड जो भी है ना वो ऊपर रखेंगे, यानी कि ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर A अपॉन में E2। बात समझ रही है। मतलब जो E2 पूछा गया है तो E2 से रिलेटेड ऊपर चीज़ें रख देंगे और नीचे रख देंगे टोटल। जैसे कि टोटल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1। ठीक है, मतलब इन दोनों को आप इधर रख दोगे, फिर प्लस फिर इसी को रखोगे, क्योंकि दोनों चीज़ें टोटल रखना पड़ता है ना नीचे की तरफ, इस तरीके से। बात समझ आई। बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उससे रिलेटेड ऊपर रखना है और नीचे टोटल रखना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है आपके पास 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2 क्या है, A अपॉन में E2 है 1/2, ये भी 1/2 है, डिवाइड बाय E1 क्या है, वो भी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 क्या है 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1/4 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/4। सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते जाते हैं। ये 1/4 है डिवाइड बाय, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम तो लेना सबको आती होगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। और 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाए 6 से ये मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार में होगा, 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले को, तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 से ये मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार में आएगा, 3 बार में, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 3। तो ये हो गया आपके पास 1/4 अपॉन में 5 अपॉन में 12। ठीक है, अब नॉर्मली ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 4 से ही कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, तो ये हो गया। अब देखो ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 5। ठीक है, और ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं आ सकती, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 से बड़ी नहीं आ रही। बात समझ रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर पहले इनको नोट कर लें फटाफट से, वीडियो को पॉज कर लेना। और इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में हमने आपको 3 केस स्टडी के क्वेश्चंस करवा दिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर में इन क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और अगर ये केस स्टडी में नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें ज़रूर आ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का करा दिया, प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम करवा दिया, ये तो कहीं ना कहीं आपके 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, है ना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, आपकी रिवीजन हो रही है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों तो लाइक ज़रूर करना भाई, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। और एक और बात कि अगर आपको इस
वीडियो की इस जो केस स्टडी के जो तीनों मैंने केस स्टडी करवाई हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।